नमस्कार, मैं राकेश सर, अल्टीमेट आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं करंट अफेयर्स को लेकर आपके बीच में आया हूँ और आज हमारी क्लास राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान को लेकर है, जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या आरओ जैसे पेपर्स में लगातार पूछे जाते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या उत्तर प्रदेश के आरओ के जो पेपर होने वाले होंगे, जो संभवतः मार्च अप्रैल में होंगे, उनको दृष्टिगत रखते हुए मैं इस प्रश्न को स्लाइड कर रहा हूं, जहां उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एक बेहतर कलेक्शन के साथ उन सभी प्रश्नों का आंसर मिल सके जो आपको आपकी सफलता के लिए आवश्यक है, जो आपको चाहिए। तो निश्चित तौर पर दोस्तों इसकी शुरुआत मैं करूंगा एक जज्बाती और एक जुनूनी वाक्यांश से, जो आपके दिलो दिमाग को इस प्रकार से रिफ्रेश करेगा, जहां आप कहीं से भी अगर अगर आप अपने एनर्जी में कमजोरी महसूस कर रहे होंगे तो आप पुनः रिचार्ज हो जाएंगे। दोस्तों वो वाक्यांश है, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है, हार कैसे मान लूं यार, जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। दोस्तों ये कितनी बड़ी बेहतरीन वाक्यांश है, जो हर किसी जज्बाती लड़के के लिए, हर किसी जुनूनी लड़के लड़के के लिए, लड़कियों के लिए, दृढ़ संकल्पित लड़के लड़कियों के लिए ये वाक्यांश कितनी बड़ी है, जिसमें मैं भी बहुत इजीली बता सकता हूँ कि आप अगर आपकी सफलता का इंतजार सबसे ज्यादा किसी को है तो आपको है। लेकिन यह भी मैं बता सकता हूँ कि आपकी सफलता का इंतजार आपके बाद यदि किसी को सबसे ज्यादा है तो आपकी माँ का है, क्योंकि दोस्तों माँ रोज नहीं कह सकती है। आप रोज अपनी सफलता का इंतजार तो कर सकते हैं, लेकिन माँ रोज कह नहीं सकती है, लेकिन रोज इंतजार कर सकती है, हर पल इंतजार कर सकती है, हर क्षण इंतजार कर सकती है। तो आइए दोस्तों इसी के साथ मैं अपने मिशन को स्टार्ट करता हूँ, और यह है प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। दोस्तों इसमें प्रथम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। पहली बार भारत में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की शुरुआत जिस तरह से हुई है, वह पुरस्कार किस प्रकार से है, भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई दोस्तों। और द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने 22 अगस्त 2024 को यह पुरस्कार वितरित किया है। दोस्तों 4 श्रेणियों में यह पुरस्कार दी जा रही है, और 4 श्रेणियों में कौन कौन सा श्रेणी है। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है गोविंद राजन पद्मनाभन को दोस्तों। दूसरा पुरस्कार, यह विज्ञान श्रेणी का बेहतरीन पुरस्कार है, जो लोग विज्ञान के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, जो विज्ञान के साथ देश की तरक्की में योगदान दे रहे हैं, दोस्तों उन्हीं शख्सियत को यह पुरस्कार दिया जाता है। एक बेहतरीन व्यक्तित्व इस पुरस्कार को पाने का हकदार होगा। दूसरा दिया गया है विज्ञान श्री पुरस्कार दोस्तों, और श्री आनंद रामकरण सी को दिया गया है दोस्तों, यह विज्ञान श्री पुरस्कार है। और तीसरा है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, और राधा कृष्णन महालक्ष्मी को दिया गया है दोस्तों। भटनागर पुरस्कार आगे भी आपको बताऊंगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, एक बड़ा पुरस्कार माना जाता है। वह पुरस्कार उस प्रकार की एक नामकरण करके एक और यहाँ पुरस्कार वितरित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की श्रेणी में रखा गया है। विज्ञान टीम पुरस्कार, इस पर आपकी नजर थोड़ी सी गहरी रहनी चाहिए दोस्तों, और यह पुरस्कार दिया गया है चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों को। दोस्तों यह जो पुरस्कार है विज्ञान टीम पुरस्कार, यह विज्ञान के क्षेत्र में लगे हुए जो वैज्ञानिक टीम है या समूह है दोस्तों, उन्हें प्रदान किया जाता है। वह व्यक्ति जो समूह के रूप में कुछ बड़ा करने के लिए काम कर रहा है या सफलतम तौर पर काम किया है, ऐसे व्यक्तित्वधारी लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे मैं तो राष्ट्रपति जी को यह पुरस्कार देते हुए दिखाया हूँ, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं चंद्रयान 3 के उस तस्वीर को दिखाने का काम किया हूँ, जो कभी देखकर हम लोगों ने गौरव किया था। हमारे देश को आज भी गौरव है चंद्रयान 3 जो सफलतम तौर पर चंद्रमा पर उतरा था। दोस्तों मैं बता दूं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर दुनिया में भारत पहला देश बना था, और चंद्रमा पर पहुंचकर भारत दुनिया का चौथा देश बना था दोस्तों। वह लैंडर जो आपको दिखाई दे रहा है, जो हमारे पृथ्वी से छोड़ा गया था, वो भी एक दिन गौरव का दिन था। और ये चंद्रमा के सतह पर जो उतर कर यह हमें गौरव प्रदान किया था, इसी में से निकला हुआ जो प्रज्ञान है,
प्रज्ञान रोवर वो भी आपको दिख रहा है, जो 14 दिन तक चंद्रमा के धरातल को भ्रमण करते हुए दोस्तों बहुत सारी जानकारियाँ हमारे इसरो को भेजा था, हमारे देश को भेजा था, और ये हमारे लिए गौरव का विषय था। तो दोस्तों इस तरह से प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का वितरण हुआ है, और इसके साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला है सामुदायिक रेडियो पुरस्कार। दोस्तों ये देखते हैं हम सामुदायिक रेडियो पुरस्कार 2024। सामुदायिक रेडियो पुरस्कार 2024 ये 10वां संस्करण है जिसको दिया गया है, इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से इसका वितरण होता है। इस समय इसके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री भी हैं और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि यह पुरस्कार 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है मूल रूप से। देखते हैं क्या है। विषयगत पुरस्कार प्रथम श्रेणी में दिया गया है रेडियो मयूर सारण बिहार को। दोस्तों बिहार में सारण है और उस रेडियो का एक कार्यक्रम चलता है, टेक सखी कार्यक्रम, उसके लिए प्रदान किया गया है। दोस्तों सर्वाधिक नवोन्मेषी सामुदायिक सहभागिता पुरस्कार जो है यह यरलावानी सांगली महाराष्ट्र को दिया गया है। दोस्तों यहाँ देखते रहिए, मैं इसको और डिफाइन करने का प्रयास करूंगा। स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया गया है। रेडियो ब्रह्मपुत्र असम को दिया गया है। और उसके बाद स्थिरता मॉडल पुरस्कार प्रथम श्रेणी में दिया गया है विपाशा बेंजिगर हॉस्पिटल सोसाइटी कोल्लम अर्थात केरल को दिया गया दोस्तों। और नेक्स्ट पुरस्कार नेक्स्ट जो है लाइन क्या कहती है, इसके प्रथम विजेताओं को 1 लाख रुपया, द्वितीय विजेताओं को 75,000 रुपया और तृतीय विजेताओं को 50,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। दोस्तों मैं बता दूं कि यह अश्विनी वैष्णव जी हैं और उनको आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो फिगर मैं इंडिया के मैप को दिखाया हूँ दोस्तों, इस पर मैं कुछ बताना ये चाहता हूँ कि इसको शॉर्ट में कैसे हम याद कर सकते हैं और हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। उसके लिए हम बता दूं कि एक स्लाइड को मैं जो बड़ा कर रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि सारण बिहार में जो पुरस्कार दी गई है वो बिहार आपका यहाँ पे है। बिहार आप देख सकते हैं, बिहार, ये बिहार है दोस्तों। दूसरा महाराष्ट्र, सांगली महाराष्ट्र को दिया गया है और सांगली महाराष्ट्र आपका ये है दोस्तों, सांगली महाराष्ट्र ये है, आप देख पा रहे होंगे महाराष्ट्र को इंडिया के मैप में। जबकि तीसरा पुरस्कार दिया गया है ब्रह्मपुत्र असम को, और असम आपको यहाँ दिखाई देगी दोस्तों, ये असम है, जिससे आपको याद करने में बहुत आसान होगी जब आप इंडिया के मैप पर इसको समझ पाएंगे। और चौथा पुरस्कार कोल्लम केरल को दिया गया है और केरल दक्षिण में है जो आप देख पा रहे हैं। और मैं अब क्या बताना चाहता हूँ ये समझ लीजिए दोस्तों, यह 10वां, अब यहाँ मैं चाहूँ तो छोटा करके बता सकता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ 10वां रेडियो सामुदायिक पुरस्कार जो दिया गया है वह 4 जो क्षेत्रों में दिया गया है, वो भारत के 4 कोनों में प्राप्त किया गया है। अर्थात भारत के 4 क्षेत्रों में संयोग से यह प्राप्त कर्ता बने हैं, जिसमें उत्तर के क्षेत्रों में बिहार को यह पुरस्कार दिया गया है, पश्चिम के क्षेत्रों में महाराष्ट्र को यह पुरस्कार दिया गया है, पूरब के क्षेत्रों में असम को यह पुरस्कार दिया गया है और दक्षिण के क्षेत्रों में केरल को यह पुरस्कार दिया गया दोस्तों। इसी के साथ यह पुरस्कार 10वां का वितरण हुआ, जिसमें बिहार, असम, महाराष्ट्र और रेडियो और केरल में जो रेडियो प्रसारण होते हैं उनके बेस्ट प्रसारित टीम को या बेस्ट प्रसारण केंद्र को यह प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं बता दूं कि यह बाल पुरस्कार है और बाल पुरस्कार किसे दिया जाता है, जिनकी उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच की होती है, उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाता है। हालांकि साहित्य अकादमी की शुरुआत 1954 में हुई थी, लेकिन बाल साहित्य पुरस्कारों की शुरुआत 2010 में हुई थी। इसके लिए 50,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। दोस्तों ये पुरस्कार किसे दिया गया है, तो मैं आपको बता दूं, ये पुरस्कार दिया गया है हिंदी भाषा में देवेंद्र कुमार को दिया गया है। देवेंद्र कुमार को दिया गया है, एक बॉयज है देवेंद्र कुमार, और 51 बाल कहानियों के लिए यह दिया गया है। 51 बाल कहानियां, जिस तरह से इन्होंने एक कविता संग्रह के रूप में लिखा, कहानी संग्रह के रूप में लिखा है, उसी तरह एक कविता संग्रह के रूप में मेरी 51 कविताएं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक मशहूर किताब है जो उन्होंने अपने हाथों से उसकी रचना किया था। उसी प्रकार से देवेंद्र कुमार भी मेरी 51 बाल कहानियां लिखे हैं। दूसरा अंग्रेजी भाषा में, ये तो हिंदी भाषा में पाए हुए हैं, अंग्रेजी भाषा में नंदनी सेन गुप्ता को दिया गया है। दोस्तों यह उनकी जो कथा संग्रह है उसमें द
ब्लू हार्स एंड अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री के लिए दिया गया है। और इस प्रकार के यह पुरस्कार वितरण का दृश्य है जब ये पुरस्कार वितरण दी जा रही थी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो पहले बाल पुरस्कार किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है, 14 से 18 वर्ष के बच्चों को दिया जा रहा है। हिंदी भाषा में देवेंद्र कुमार को दिया गया है, अंग्रेजी भाषा में नंदिनी सेन गुप्ता को दिया गया है और इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर आपकी नजर रहनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। उधर बाल पुरस्कार था, इधर युवा पुरस्कार है। बाल पुरस्कार 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए था और युवा पुरस्कार 35 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 35 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। वहाँ बाल पुरस्कार की शुरुआत 2010 में की गई थी, यहाँ युवा पुरस्कारों की शुरुआत 2011 में की गई थी। एकदम रटने वाली विषय नहीं बल्कि समझने वाला विषय है दोस्तों। और 2024 में किसे दिया गया है, हिंदी भाषा में दिया गया है दोस्तों, गौरव पांडे जी को दिया गया है। गौरव पांडे जी की जो कविता संग्रह है उसको कहते हैं स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। दोस्तों स्मृतियों के बीच घिरी है यादें, ये हर किसी के जीवन में होता है, लेकिन स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी ये सिर्फ गौरव पांडे जी के यादों में है। दोस्तों आप जहाँ भी जाते हैं, चाहे किसी पिकनिक स्पॉट पे जाते हों या किसी एक कल्चरल स्पॉट पे जाते हों या किसी पॉलिटिकल स्पॉट पे जाते हों, दोस्तों कहीं भी आप जाते हों तो वो यादें, वो स्मृतियाँ आपके दिलो दिमाग पर छप जाती हैं, बस जाती हैं और बार बार आप उसे याद करके एक तरह से उन स्मृतियों को रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं अपने मन में। तो खासकर यहाँ जो गौरव पांडे जी ने इंडिकेट किया है वो पूरे पृथ्वी को स्मृतियों के रूप में सजा लिया है, इसीलिए उन्होंने इस स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी को के नाम से एक कविता संग्रह उन्होंने रचित किया है। अंग्रेजी भाषा में किसे दिया गया, के वैशाली को दिया गया है और किसके लिए दिया गया है, होमलेस गोइंग अप लेस्बियन एंड डिक्लेक्सिक इन इंडिया के लिए दिया गया दोस्तों। और यह 22+2 अर्थात 22+2 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। और 22+2 का मतलब क्या होता है, 22 भाषा वो है जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है, जो 22 भाषा है। और प्लस 2 भाषा जो है इसमें दोस्तों, एक अंग्रेजी है जिसमें यह प्रदान किया जाता है और दूसरा राजस्थानी है जिसमें यह प्रदान किया जाता है। दोस्तों यह अंग्रेजी और राजस्थानी के साथ भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में यह साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आप साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार का जो लोगो है आप देख सकते हैं, प्राप्तकर्ताओं को देख सकते हैं। और इसी के साथ अगला सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक है 29वां देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार। देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया दोस्तों? यह पुरस्कार की शुरुआत 1995 में की गई थी। मैं बता दूं, देवी शंकर अवस्थी एक भारतीय साहित्यिक आलोचक हैं जो बड़े पैमाने पर इन्होंने आलोचना के क्षेत्र में अपना स्थान बनाया था और एक बड़े आलोचक के तौर पर अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करवाया था। तो दोस्तों उन्हीं के नाम पर देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार का वितरण होता है और प्रतिवर्ष आलोचना साहित्य के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देवी शंकर स्मृति न्यास द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। युवा आलोचक निशांत, दोस्तों एक तो युवा है, दूसरे आलोचक, क्योंकि आलोचक के ही क्षेत्र में किसी को प्रदान किया जाता है। निशांत को यह पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक कविता पाठक आलोचना के लिए दिया गया है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना होगा कि देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है, तो आलोचना के श्रेणी में दिया जाता है। साहित्य क्षेत्र में जो आलोचक होते हैं उन्हें प्रदान किया जाता है। निशांत को इस बार दिया गया है और यह पुरस्कार 29वां संस्करण है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ आप फिगर के द्वारा देख सकते हैं कि यह पुरस्कार दिया जा रहा है। नेक्स्ट 33वां सरस्वती सम्मान, ये बहुत सम्मानित एक तरह से सम्मान है दोस्तों। सरस्वती सम्मान 33वें नंबर की सरस्वती सम्मान आपके बीच में दिया जा रहा है और एक बड़ा सम्मानित पुरस्कार है दोस्तों। और 33वां सरस्वती सम्मान भारत में दोस्तों एक तरह से 2024 में प्रदान किया गया है। 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। 22 भाषाओं में यह प्रदान किया जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह सम्मान प्रदान किया जाता है। मलयालम भाषा
प्रभा वर्मा को यह पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? प्रभा वर्मा को दिया गया है। उनका काव्य कृति रौद्र सात्विकम के लिए यह प्रदान किया गया है दोस्तों। 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और इस पुरस्कार को प्राप्त करता श्री हरिवंश राय बच्चन है। दोस्तों मैं बता दूं कि श्री हरिवंश राय बच्चन इस पुरस्कार को प्राप्त किए हुए हैं और इस तरह से कह सकते हैं कि श्री हरिवंश राय बच्चन एक महान कवि थे, एक महान लेखक थे। दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की कई ऐसी रचनाएं हैं जिसको लोग आज भी दोहराते हैं, जिसके अंतर्गत उनकी बहुत सारी कृतियां हमारे जहन में आज भी बनी रहती हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें उनकी हैं और वो पहले सरस्वती सम्मान प्राप्त करता है। जबकि 2022 में इसके पहले जो सम्मान दिया गया था शिव शंकरी को दिया गया था दोस्तों, वह 32वां पुरस्कार था, अर्थात 32वां सरस्वती सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया था दोस्तों। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रथम नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिएटर्स अवार्ड अर्थात जो क्रिएटिव के क्षेत्र में अपना नाम बड़ा कर रहे हैं। आज दुनिया में भारत बहुत इनोवेशन के तौर पर बहुत सारे ऐसे काम को कर रहा है जो एक स्टार्टअप के तौर पर दुनिया में अग्रणी देशों में भारत अपना स्थान बना चुका है। ऐसे भारत के युवाओं को, ऐसे भारत के होनहारों को यह सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने इसकी शुरुआत किया है और प्रथम नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड है दोस्तों। भारत मंडपम में इसकी शुरुआत, इस पुरस्कार का वितरण किया गया है। आपको पता होगा प्रगति मैदान में भारत मंडपम, जो आप यहाँ देख रहे हैं इस फिगर को, यह दुनिया का बहुत विशालतम एक ऐसा बिल्डिंग है जिसमें बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े सम्मेलन हो सकते हैं और इसी में G20 जो भारत में पहली बार हुआ था, उसका मुख्य कार्यक्रम इसी बिल्डिंग में हुआ था और इस बिल्डिंग को दिखाते हुए मैं बताना चाह रहा हूँ, इसी में इसका पुरस्कार वितरण हुआ है। पुरस्कार वितरण करते हुए लोगों की कुछ झलकियां आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 18 मार्च 2024 को यह पुरस्कार वितरित हुआ है। भारत में एक तरह से क्रिएटर्स को यह पुरस्कार देने की पहली शुरुआत हुई है और इस तरह से 2024 में जो यह पुरस्कार दिया गया है वो किस क्षेत्र के लोगों को दिया गया है? स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड जो दिया गया है मल्हार कलाम्बे को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये मल्हार कलाम्बे जी हैं और बीज प्लीज के लिए उनका एक ट्रस्ट है, उनका एक तरह से कह सकते हैं कि मुहिम है बीज प्लीज, जिसके माध्यम से वो समुद्र के किनारे जो बीज होते हैं उस पर फैलने वाली गंदगियों की सफाई के लिए अपना ये योगदान देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी की तरफ से उन्हें स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड दिया गया है। जबकि नेक्स्ट अवार्ड है कल्चरल एम्बेसडर अवार्ड ऑफ द ईयर और मैथिली ठाकुर को दिया गया दोस्तों। मैथिली ठाकुर, आप सबको पता होगा, मैथिली ठाकुर भारत में हिंदी और भोजपुरी, मैथिली कई भाषाओं के गीतकार हैं जो काफ़ी अच्छी गाना गाती हैं। आई थिंक इनका फोटो यहाँ पे नहीं है लेकिन आप देख लीजिए, कम उम्र की एक युवा क्रिएटर्स हैं जो सेलेक्टेड हुई हैं कल्चरल अवार्ड के लिए और बहुत सारे ऐसे कल्चरल जो गाने हैं जो विलुप्त हो रहे थे उस पर इन्होंने अपना ध्यान आकृष्ट किया है और उसको पुनर्जीवित करने का काम किया है। मैथिली ठाकुर बिहार की रहने वाली हैं, उन्हें यह प्रदान किया गया है। बेस्ट क्रिएटर्स ऑफ द सोशल चेंज जया किशोरी जी को दिया गया है। जया किशोरी जी के बारे में आपको सबको पता होगा कि जया किशोरी जी एक कथा वाचक हैं जो कम उम्र में जिस शोहरत को इन्होंने प्राप्त किया है वो अपने आप में अनुकरणीय है, आइडियल हैं दोस्तों। कृष्ण प्रेमी के तौर पर यह अपने आप को प्रदर्शित करती हैं और वर्षों से यह इस काम को कर रही हैं, इसलिए उन्हें बेस्ट क्रिएटर्स फॉर द सोशल चेंज के लिए इन्हें जो है कि नेशनल क्रिएटर्स के तौर पर चुना गया है। न्यू इंडियन चैंपियंस अवार्ड अभी और न्यू को दिया गया है। यूट्यूबर हैं लोग और अपने कार्य में इन्होंने बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर ली है। प्रधानमंत्री जी ने जब पूछा था कि कोई व्यक्ति जब आपके कार्यों से निराश होने लगता है तो आप कैसे रिचार्ज करते हैं उन्हें, तो इन लोगों ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी जैसे आप करते हैं वैसे हम लोग करते हैं।
मतलब प्रधानमंत्री जी इस बात पर काफ़ी हँसे थे कि छोटे-छोटे ये कम दिनों के लोग कम छोटे से कार्य क्षेत्र में लगने वाले लोग कितने बड़े विचारों के साथ अपने कार्य को कर रहे हैं। इस बात को जब अवार्ड दिया जा रहा था, तो उसमें प्रधानमंत्री जी की तरफ से पूछे जाने पर इनका आंसर था। दोस्तों, ये 3 विदेशियों सहित 23 लोगों को दिया गया है, या थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 23 लोगों को प्रदान किया गया है दोस्तों। इसके लिए 1.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। भारत में पहली बार यह पुरस्कार वितरित हो रहा है कि जिसमें हम क्रिएटर्स को एक अलग से अवार्ड देने का काम कर रहे हैं, और यह इसका मुख्य कार्यक्रम भारत मंडपम में किया गया है, जहां G20 का मुख्य सम्मेलन हुआ था। याद रहे इस दृश्य को देखकर। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार उसे दिया जाता है जिसके पास बहुत सारा ज्ञान होता है, जो ज्ञानी के तौर पर देश में बड़ा कुछ करता हुआ दिखाई देता हो। ऐसे महापुरुषों को हर साल ज्ञानपीठ पुरस्कार दी जाती है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 से प्रारंभ है, जबकि यह पुरस्कार 22+1 भाषाओं में प्रदान किया जाता है दोस्तों। 22 भाषा वो हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, और एक वो भाषा है जिसे हम अंग्रेजी के तौर पर बहुत तेज गति से भारत में प्रसारित होते हुए देख पाते हैं। तो दोस्तों, कहीं न कहीं हम 22+1 भाषाओं में दी जाती है। सबसे पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया था। शंकर कुरूप साहब को यह पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। इसके लिए 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार एक बहुत विशालतम पुरस्कार है, जिसको हर साल देने का काम किया जाता है। दोस्तों, कहीं न कहीं यह पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति द्वारा 2023 में 2 लोगों को दी गई थी, 2 भाषाओं में दी गई थी, जिसमें संस्कृत भाषा में जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है। दोस्तों, रामभद्राचार्य का फोटो आप देख सकते हैं। रामभद्राचार्य जी एक आइडियल व्यक्ति हैं। आइडियल इसलिए भी हैं, मेरे भी आइडियल हैं, आप सबके भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आइडियल होंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बचपन में जब जन्म लिए थे 2 वर्षों के बाद ही इनकी दोनों आंखें चली गई थी। तब से यह व्यक्ति बिना आँखों के हैं, और मैं बता दूं कि उसके बावजूद भी यह 250 से अधिक किताबों के रचयिता हो चुके हैं। यह भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। दोस्तों, राम भक्त के तौर पर यह अपने स्थान को इस तरह से बनाया है कि इनको जगत गुरु का दर्जा प्राप्त है, इन्हें शंकराचार्य का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों, कहीं न कहीं मैं बता दूं कि ये जगत गुरु के तौर पर भारत में एक महान हिंदू विचारक व्यक्ति हैं, जिन्होंने चित्रकूट में भारत में पहली बार विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, आप उनके विश्वविद्यालय को देख सकते हैं, और उसी के कुलाधिपति भी हैं वो, और ये संस्थापक भी माने जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे यह किताबों के रचयिताकार हो चुके हैं। इसमें जैसे बहुत सारे कृष्ण के ऊपर, भगवान राम के ऊपर इत्यादि के ऊपर पुराण पर टीका लिखना हो, या उपनिषद पर टीका लिखना हो, ऐसे बहुत सारे कार्य इन्होंने लगातार करने का काम किया है। इस तरह से देखते हुए, इनके कार्य को देखते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत क्षेत्रों में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, जबकि उर्दू भाषा में गीतकार गुलजार साहब को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप गुलजार साहब को देख सकते हैं, वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन इनके लेखनी ने इनको हमेशा युवा बनाकर रखा है। यह सैकड़ों गाने, जो फिल्मी गाने हैं, उसके रचयिताकार हैं। बहुत सारी कविताओं को इन्होंने लिखा है। बॉलीवुड में इनके गानों की दबदबा देखी जाती है दोस्तों। इन्होंने नए से लेकर पुराने स्तर तक के कई गाने लिखे हैं। अभी तो दिल बच्चा है जी, ऐसा कुछ गाना है जो इसके इन्होंने लिखा है, और बहुत सारे गाना इन्होंने लिखा है। बीड़ी जलाइले जिगर से पिया एक गाना है, वो भी ये आपके गुलजार साहब ने ही लिखा है। तो कहीं न कहीं इनके बहुत सारे गाने और बहुत सारे विधा को देखते हुए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। आप इनको याद रखेंगे कि एक संस्कृत भाषा में रामभद्राचार्य जी को, और उर्दू भाषा में गुलजार जी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2022। दोस्तों, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो आप देख सकते हैं 1976 में इसकी शुरुआत हुई थी, और यह इस संस्थान का मकसद, मतलब इस संस्थान का मकसद क्या है? प्रदेश में संस्कृत, पाली और प्राकृत
भाषाओं के विकास और प्रोत्साहन को बढ़ावा देना। दोस्तों कहीं न कहीं मैं बता सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह पुरस्कार उस क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है जो व्यक्ति संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं को आगे बढ़ाता है, उसमें उसको बढ़ाने में योगदान देता है। ऐसे व्यक्तित्वधारी को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और मैं बता दूं कि पाली भाषा और प्राकृत भाषा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दिनों में बहुत प्रचलित भाषा थी, जबकि संस्कृत भाषा देवों की भाषा मानी जाती है। ये तीनों प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने वाले लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विश्व भारती पुरस्कार जो है कि इसके लिए 50 विद्वानों को प्रदान किया गया है। विश्व भारती पुरस्कार प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी को दिया गया है। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार डॉक्टर देवी सहाय पांडे जी को दिया गया है। महर्षि व्यास पुरस्कार प्रोफेसर आंजनेय शास्त्री जी को दिया गया है। और महर्षि नारद पुरस्कार प्रोफेसर गोप बंधु मिश्र को दिया गया है दोस्तों। जहां विश्व भारती पुरस्कार के लिए धनराशि 5,01,000 रुपया दी जाती है, वहीं महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार के लिए 2,01,000 रुपया दी जाती है। व्यास पुरस्कार के लिए 2,01,000 रुपया दी जाती है और नारद पुरस्कार के लिए 1,01,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, हालांकि यहाँ राम नाईक जी का पुरस्कार फोटो लगा हुआ है योगी आदित्यनाथ जी के साथ में, लेकिन वर्तमान राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, जो राम नाईक के बाद पद संभाली हुई है और वर्तमान तक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी दोस्तों। और पद्म पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? पद्म पुरस्कार नागरिक क्षेत्र में और भारत का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो भारत में लगातार काम करने वाले होनहारों को प्रदान किया जाता है। हर साल ये पुरस्कार का वितरण होता है और इस पुरस्कार को सम्मान के तौर पर भारत सरकार की तरफ से यह सम्मान दिया जाता है। लेकिन सम्मान का वितरण जो है भारत के राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में होता है, जो एक रंगारंग कार्यक्रम के साथ इस पुरस्कार का वितरण होता है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों मुख्य रूप से बटा हुआ है। पद्म विभूषण के रूप में, पद्म भूषण के रूप में और पद्म श्री के रूप में यह पुरस्कार का वितरण होता है। इस बार 2024 में 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। बैजंती माला बाली जो कला क्षेत्र में इन्हें पुरस्कृत किया गया है। कोनी डेला चिरंजीवी ये भी कला क्षेत्र में पाए हैं। बिंदेश्वरी पाठक मरणोपरांत सामाजिक कार्य के लिए और पद्मा सुब्रमण्यम कला क्षेत्र में यह पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता लोग हैं। पद्म विभूषण बहुत बड़ा पुरस्कार है दोस्तों। भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार अगर माना जाता है तो पद्म विभूषण को माना जाता है दोस्तों। पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है इस बार, जिसे मिथुन चक्रवर्ती और चंद्रेश्वरी प्रसाद ठाकुर को दिया गया है दोस्तों। ये मिथुन चक्रवर्ती बंगाल से जुड़े हुए हैं और एक महान बॉलीवुड एक्टर हैं। इनका एक समय था जब इनके फिल्मों को देखने के लिए युवा लाइन लगा कर खड़ा रहते थे। इनका बहुत सारे डायलॉग, इनके डांस, इनका अपना भाषा बेहतरीन हुआ करती थी। मिथुन चक्रवर्ती साहब को इस उनके फिल्मी दुनिया में और भारत में योगदान के लिए पद्म विभूषण से नवाजा गया है। पद्म श्री दोस्तों 110 लोगों को दिया गया। ध्यान देंगे, पद्म श्री 110 लोगों को दिया गया है। कुछ कहानियां जैसे देश की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ को दिया गया है दोस्तों। यह बहुत सारे लोगों में अर्थात 110 लोगों में पद्म श्री एक महिला को दिया गया। 110 लोगों में से वो महिला कौन है? पार्वती बरुआ है, जो पहली भारत की महिला महावत है। महावत किसे कहता है दोस्तों? महावत हाथी रखने वाले लोगों को महावत कहा जाता है। जो हाथी को रखते हैं, रख रखाव करते हैं, संरक्षण करते हैं, या किसी प्रकार का जो है कि इत्यादि कार्यों में हाथी का उपयोग जो किया जाता है, उस कार्य को करने के लिए जो हाथी को रखने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें महावत कहा जाता है। अब पहली महिला जो है महावत पार्वती बरुआ को यह सम्मान दिया गया है दोस्तों। पद्म श्री सम्मानित जो उत्तर प्रदेश की 12 हस्तियां हैं, उसमें खलील अहमद साहब कला के क्षेत्र में हैं, राधा कृष्ण श्रीमान चिकित्सा के क्षेत्र में है, राजा राम जैन साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में है, सुरेंद्र मोहन मिश्र मरणोपरांत कला के क्षेत्र में है दोस्तों। पद्म विभूषण का एक अपना इतिहास है, आप देख सकते हैं। पद्म विभूषण सहित बहुत सारे पद्म पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले लोग यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ये मिथुन चक्रवर्ती हैं, तो आप मिथुन चक्रवर्ती को देख सकते हैं, जिन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है और ये बंगाल क्षेत्र के रहने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट आप देखेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024।
दोस्तों विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित यह पुरस्कार 11 बच्चों को प्रदान किया गया। इसमें फिर से एक बाल पुरस्कार नजर आएगा दोस्तों, लेकिन यह जो बाल पुरस्कार है यह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, यह बाल पुरस्कार बेहद छोटे से बच्चों को दिया जाता है। अर्थात मैं बताऊं यहाँ पे नन्हे नन्हे जो बच्चे होंगे जिनकी उम्र 5 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की होगी, सिर्फ उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। और यह पुरस्कार प्रत्येक साल 26 दिसंबर को दिया जाएगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 दिसंबर को एक तरह से यह पुरस्कार दी जाएगी। और दोस्तों मैं बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, जिसमें बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। यहाँ देख सकते हैं जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन दोनों लोगों के शहीदी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बाल वीर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं वीर बाल दिवस, ये आपको दिखेगा वीर बाल दिवस दोस्तों 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का वितरण उसी दिन किया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि यह पुरस्कार किसे दिया गया है। अरिजीत बनर्जी कला क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं, अरिजीत बनर्जी उनको दिया जा रहा है। मोहम्मद हुसैन यह कला एवं संस्कृति क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। साहित्य आदित्य यादव दोस्तों यह खेल जगत से हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और अनुष्का पाठक जो है कला एवं संस्कृति से हैं, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। दोस्तों कितने नन्हे नन्हे ये बालक हैं जिन्हें यह पुरस्कार दी जा रही है। आप समझ सकते हैं कि एक जो युवा पुरस्कार था वह 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए था। युवा पुरस्कार जो था वो 35 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए था। एक बालक जो पुरस्कार था वो 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए था। लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से लेकर और 18 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। निश्चित तौर पर ये जो उम्र का डिफरेंसेस है दोस्तों, ये प्रश्न बनेगा। आप उम्मीद करिए कि इसमें से एक प्रश्न बनेगा, इसीलिए आज के जो करंट अफेयर्स की मैं क्लासेस दे रहा हूँ उसमें स्पेशली इन उम्र वाले परिस्थितियों को जरूर से हम बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें आप डिसाइड कर सकें कि हमारा एक्चुअल जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर क्या हो सकता है। राष्ट्रीय वीर बाल दिवस के दिन यह पुरस्कार वितरित होता है, क्योंकि इसमें स्पेशली बालक जो होते हैं 5 से 18 वर्ष के जो बालक होते हैं उन्हें यह पुरस्कार देने की बात होती है। इसलिए छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों की काबिलियत या उनके स्टार्टअप या एक तरह से उनके जुनून को देखने ही के लिए या उनको और आगे बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार हर साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के रूप में वितरित होंगे। इसकी शुरुआत आप हो चुकी है। आप छठा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दोस्तों आप देख सकते हैं 2023 में वितरित हुआ है। यह पुरस्कार 2018 से प्रारंभ किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी साहित्य पुरस्कार, अब साहित्य उनके नाम के साथ जुड़ा गया है। और आपको पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में भारत का पहला नोबेल प्राइज दिया गया था, जब उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए सन 1913 में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। वो एक महान साहित्यकार थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर की विधा कई क्षेत्रों में थी। वो एक महान लेखक थे, एक महान राजनीतिज्ञ थे, एक महान समाज सेवक थे, एक महान शिक्षाविद थे। दोस्तों मैं बता दूं कि विश्व भारती विश्वविद्यालय रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है। और ये भी मैं बता दूं कि भारत का राष्ट्रीय गीत जनगण मन अधिनायक जय है और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सुनार बंगला रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दी जाती है। और इस पुरस्कार के लिए अमेरिकी डॉलर के तौर पर 5000 अमेरिकी डॉलर की धनराशि प्रदान की जाती है। एक प्रमाण पत्र दिया जाता है दोस्तों। और यह 2018 से प्रारंभ इस पुरस्कार को इस बार 2023 में कौन प्राप्त किया है, प्रसिद्ध कवयित्री एवं समीक्षक सुकृता पाल कुमार को दिया गया है। और इन्हें यह सम्मान इनके पुरस्कार साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोयम के लिए दिया गया है। और इस प्रकार से यह पुरस्कार रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाम पर, रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर 2023 में वितरित की गई है, जिसके लिए धनराशि के तौर पर 5000 अमेरिकी डॉलर दी जाती है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 33वां व्यास सम्मान। दोस्तों 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है, एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि 33वां व्यास सम्मान के तौर पर
एक प्रतिष्ठित सम्मान है और यह व्यास सम्मान 2023 में प्रदान किया गया है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसा कि मैं बताया हूँ, रामभद्राचार्य जी को, गुलजार जी को दिया गया था। उसके बाद यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद सबसे ज्यादा सम्मानित पुरस्कार जो है वह है व्यास पुरस्कार। दोस्तों, यह व्यास पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है, तो आप के बिरला फाउंडेशन की तरफ से यह पुरस्कार दी जाती है और यह पुरस्कार दिया गया है आपको ये पुष्पा भारती जी को। देख सकते हैं दोस्तों, ये पुष्पा भारती जी को यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार उनके कौन सी कृति के लिए दिया गया है? यादें, यादें और यादें के लिए दिया गया है। दोस्तों, यहाँ आप लिख सकते हैं पुष्पा भारती। पुष्पा भारती को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है उनकी प्रसिद्ध कृति यादें, यादें और यादों के लिए, जबकि ज्ञान चतुर्वेदी जी को इसके पहले 32वां ज्ञान चतुर्वेदी जी को चतुर्वेदी जी को यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, ज्ञान चतुर्वेदी जी को यह पुरस्कार दिया गया है और यह 32वां व्यास सम्मान था जिसे 2022 में दिया गया था, जबकि 23वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को जी को दिया गया है। उनकी प्रसिद्ध संस्करण है जिसका नाम है यादें, यादें और यादों के लिए दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पुष्पा भारती को यह पुरस्कार दी गई है। दोस्तों यह 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे दिया गया है, यह देख लेते हैं। तो यह व्यास सम्मान दोस्तों मैं बताऊं कि व्यास सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे सम्मानित पुरस्कार है। दोस्तों, जैसा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार रामभद्राचार्य जी और गुलजार जी को दिया गया है, उसके बाद सबसे बड़ा सम्मान जो है व्यास सम्मान को माना जाता है और इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। दोस्तों, 2023 में व्यास सम्मान के लिए 4 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है और इस बार का के बिरला फाउंडेशन तरफ से यह पुरस्कार पुष्पा भारती जी को दिया गया है और उनके संस्मरण यादें, यादें और यादों के लिए दिया गया है। दोस्तों, पुष्पा भारती जी को देख सकते हैं। इसके पहले 32वां जो है ज्ञानपीठ व्यास पुरस्कार, दोस्तों 32वां व्यास पुरस्कार ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया था जो 2022 में दिया गया था। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं व्यास पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1991 में हुई थी। के बिरला फाउंडेशन की तरफ से यह पुरस्कार दी जाती है। 4 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। पुष्पा भारती जी को इस बार यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देख दोस्तों, जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023, जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 अवार्ड किसको दिया गया है? प्रसिद्ध तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को दिया गया है और तमिल उपन्यास के लिए दिया गया। दोस्तों, यह अनंदा पैची नामक अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया गया है और अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से हुआ था? फायर बर्ड के नाम से हुआ था। दोस्तों, यह जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले तो 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। दूसरा कि यह अंग्रेजी भाषा में ही सिर्फ दी जाती है। अंग्रेजी भाषा में भारतीय लेखक या उनके अनुवादों को दी जाती है, या तो अंग्रेजी भाषा में कोई अनुवाद किया गया है उसके लिए दी जाती है, या अंग्रेजी भाषा में कोई रचना की गई है उसके लिए दी जाती है। इसके लिए 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर अवार्ड किसे दिया गया है? पेरुमल मुरुगन को दिया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। बड़ा इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, इसको आपको जानना होगा क्योंकि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, मतलब विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़े योगदान देने वाले लोगों को यह पुरस्कार दी जाती है। दोस्तों, मैं बता दूं इसकी शुरुआत 1958 में की गई थी। यह जो पुरस्कार है दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान डॉक्टर दीप्यमान गांगुली को दिया गया है
ट्रांसलेशन रिसर्च यूनिट कोलकाता में वो कार्यरत हैं, इसलिए उन्हें उनके तरफ दिया गया है। भौतिकी में जो भौतिक क्षेत्र में दिया गया है, जबकि अनिंदया दास को दिया गया है डिपार्टमेंट फॉर द फिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस बेंगलुरु को दिया गया है। दोस्तों भटनागर पुरस्कार याद रखेंगे, एक चिकित्सा क्षेत्र में, एक भौतिकी के क्षेत्र में। और दोस्तों तीसरा दूसरा जो व्यक्ति है वासुदेव दास गुप्ता को डिपार्टमेंट ऑफ द थियोरेटिकल फिजिक्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फाउंडेशन रिसर्च मुंबई के लिए दिया गया है। दोस्तों कहीं ना कहीं चिकित्सा और भौतिकी क्षेत्र में मुख्य रूप से यह पुरस्कार दी गई है। हालांकि विज्ञान के कई क्षेत्रों में यह पुरस्कार दी जाती है। यह पुरस्कार सामान्य तौर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उच्चस्थ कार्य करने वाले लोगों को ही प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गांधी शांति पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। इसकी इंपॉर्टेंसी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितना ढंग से इसको पढ़े हुए हैं, क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न बना है गांधी शांति पुरस्कार। और इसको 1995 में शुरू किया गया था। दोस्तों इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। अब प्रमुख हस्तियों जैसे इसरो नामक संस्था को, रामकृष्ण मिशन नामक संस्था को, नेल्सन मंडेला नामक व्यक्ति को, ऐसे संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रदान किया जा चुका है। यह पुरस्कार दोस्तों संस्कृत मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार दी जाती है। यह पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है इस बार, और 2023 में यह पुरस्कार गोरखपुर गीता प्रेस को दिया गया है। आप देख सकते हैं गीता प्रेस का ये फिगर है जो गोरखपुर में स्थापित है और दुनिया भर के धार्मिक पुस्तकों का निर्माता है। दोस्तों ये दुनिया भर के धार्मिक, खासकर हिंदू धर्म के पुस्तकों के निर्माण में इसका योगदान है। विश्व भर में जाना पहचाना यह प्रेस है गीता प्रेस, जहाँ से विश्व भर में किताबों का वितरण होता है। हिंदू और सनातन धर्म से संबंधित किताबों को निकालने का काम करता है। और उसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी दोस्तों इस उपलक्ष्य में, और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जा रही थी। इस उपलक्ष्य में दोस्तों यह पुरस्कार इस बार गीता प्रेस को दिया गया है, और इस पुरस्कार के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है। दोस्तों 1995 में पहली बार गांधी शांति पुरस्कार चंडी प्रसाद भट्ट ने प्राप्त किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से समझ सकते हैं गीता प्रेस में आकर खुद प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद आए थे गोरखपुर में इस पुरस्कार को देने के लिए। 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है, और गांधी शांति पुरस्कार दुनिया भर में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने वाले लोगों को ही यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है दोस्तों। इसको पाने की ख्वाहिशें हर किसी बड़े शख्सियत में बनी रहती है। ये भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला पुरस्कार है दोस्तों। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने वाला पुरस्कार है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचान देने वाला पुरस्कार है। जिस व्यक्ति को दिया जाता है पुरस्कार, वह भारत के लिए गौरव होता है दोस्तों। इसी प्रकार से 2024 में यह पुरस्कार किसे दी गई थी, यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को के लोगों को तौर पर यही प्रतीक चिन्ह दी जाती है। और इसके लिए मैं बता दूं कि भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी, और 1954 में 3 व्यक्तित्वधारी को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था, सीवी रमन जी को दिया गया था, और सी राजगोपालाचारी जी को दिया गया था। दोस्तों ये तीनों भारत के महान विभूतियों को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। इन तीनों में सबसे पहले भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के गौरव को प्राप्त किए थे। दोस्तों इन्होंने इंडियन फिलोसफी नामक बहुत बड़ी फिलोसफी पर एक अपनी किताब लिखा है। यह वर्षों तक शिक्षक के क्षेत्र में अपना योगदान दिए थे। यह बीएचयू यूनिवर्सिटी, मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की मैं बात कर रहा हूँ, बीएचयू यूनिवर्सिटी के कुलपति से लेकर मैसूर कॉलेज में पढ़ाने और विश्व में कई यूनिवर्सिटियों में जाकर और शैक्षणिक कार्यों को करने में अपनी बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। ऐसे महान शख्स को प्रथम भारत रत्न दिया गया था, और 2024 में यह पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया। दोस्तों ये समझ सकते हैं 5 व्यक्तियों को दिया गया। यहाँ मैं बता दूं कि एक बार में अधिकतम 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है।
एक बार में कितने व्यक्ति को दिया जा सकता है? 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। दोस्तों ये जो 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, तो आप कह सकते हैं कि इस बार 5 व्यक्ति को क्यों दिया गया है? ये 5 दिख रहा है ना, 5 व्यक्ति को क्यों दिया गया है? तो मैं बता दूं दोस्तों कि 5 व्यक्ति को इसलिए दिया गया है क्योंकि 3 व्यक्ति 2024 से लिए गए हैं और 2023 में किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया था, तो 2 व्यक्तियों को 2023 से जोड़ दिया गया है। इस तरह से 5 लोगों का नॉमिनेशन एक साथ किया गया है। वह व्यक्ति कौन है? पहले आप देख लें, वह व्यक्ति है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन। यहाँ फोटो में दिखा सकता हूँ दोस्तों, ये चौधरी चरण सिंह है। चौधरी चरण सिंह हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, एक बड़े किसान नेता थे। इन्होंने किसानों के उत्थान के लिए क्या क्या करने चाहिए और क्या किसानों के उत्थान किस तरह से जरूरी है, उसके लिए इन्होंने एक बड़ा मुहिम चलाया था। जबकि नरसिम्हा राव जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री ये भी रहे हैं। 1991 में इन्हें प्रधानमंत्री 1991-92 में इन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था दोस्तों। और यह भारत में उदारवाद की शुरुआत इन्होंने किया था, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। इसके लिए भी इन्हें महत्वपूर्ण मतलब इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन लाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। इसको देखते हुए इन्हें भारत रत्न दिया गया है। एमएस स्वामीनाथन जिन्हें आप विज्ञान के तौर पर कृषि क्षेत्र में बड़ा योगदान दिए थे और कृषि के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाए थे, भूख को समाप्त इन्होंने किया था। इस तरह से एक महान कृषि वैज्ञानिक, उसको देखते हुए इन्हें भारत रत्न दिया गया है। ये लाल कृष्ण अडवाणी जी हैं जो भाजपा के ही नेता हैं, यह भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी कई बार इन्होंने अध्यक्षता पाने का गौरव प्राप्त किया है। भारतीय जनता पार्टी को यह संस्थापकों में शामिल हैं और उसको आगे बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका को देखते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से इन्हें सेलेक्ट किया गया है भारत रत्न के लिए। देश के लिए एक बड़ा योगदानकर्ता के तौर पर इनको देखा जाता है। और कर्पूरी ठाकुर जो आप देख रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों और बिहार के एक समाजवादी नेता के तौर पर इनकी पहचान रही है। एक बेहद गरीब परिवार से आगे बढ़ने वाले यह कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन के अगुआ रहे हैं। बिहार में ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया था उसके मुख्य आधारशिला कर्पूरी ठाकुर ने तैयार किया था दोस्तों। इस सभी विषयों को देखते हुए इन सभी शख्सियत को भारत रत्न 2024 में प्रदान किया गया है। भारत रत्न के संबंध में कुछ और बड़ी बातें मैं बता दूं, यह पुरस्कार अब तक 14 मरणोपरांत व्यक्तियों को दिया जा चुका है दोस्तों। यह मरणोपरांत व्यक्तियों को भी दिया जाता है, जिसमें पहले मरणोपरांत व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिन्हें सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। यह एक साथ अधिकतम 3 व्यक्तियों को, जैसा कि मैं बता चुका हूं, क्योंकि 3 व्यक्ति से अधिक नहीं दिया सकती है, तो 2023 और 24 को कॉम्बिनेशन करके 5 व्यक्तियों को दिया गया है। अभी तक कुल 5 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया जा चुका है दोस्तों। अभी सिर्फ 5 ही महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। उनमें से पहली महिला इंदिरा गांधी जी थी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में हम देखने जा रहे हैं। अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति जी हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे दिया गया है दोस्तों? हिंदी सम्मान किसे दिया गया है? उषा ठाकुर को दिया गया है 2024 में दोस्तों। विश्व हिंदी सम्मान, जो 12वां विश्व हिंदी सम्मान है, वह उषा ठाकुर को दिया गया है। और मैं बता दूं कि विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आप इसमें जोड़ते जाइए। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार 2024 में ओमन चांडी फाउंडेशन द्वारा किसे दिया गया है? राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है उन्हें दिया गया है। ओमन चांडी के बारे में आप जानते होंगे, ओमन चांडी केरल के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, विपक्ष के नेता भी रहे हैं केरल में। केरल में उनकी राजनीतिक भूमिका एक अच्छी देखी गई है। उन्हीं के फाउंडेशन ने राहुल गांधी जी को, विपक्ष के नेता इस समय राहुल गांधी जी हैं, और उन्हें ओमन चांडी पुरस्कार से नवाजा गया है। लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है दोस्तों। और बाल गंगाधर तिलक भारत के महान राजनीतिज्ञ थे, महान राजनेता थे, जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम लेकर उसे रहेंगे। ऐसे महान शख्स के नाम पर यह लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा जो की गई है वो सुधा मूर्ति को दी गई है। शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वन्य जीव पर आधारित फिल्म निर्माता सुबैया नालुमुथु को दिया गया है।
सुवैया नालमुथु जो है कि एक फिल्म निर्माता हैं, और मैं बता दूं कि पर्यावरण और वन्य जीवों पर इन्होंने जो फिल्म निर्माण किया था उसी को देखते हुए शांता राम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है दोस्तों। और मैं बता दूं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमेशा निर्माताओं को ही दिया जाता है, यह इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेंगे। तीसरा, लता मंगेशकर, लता दीनानाथ पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो महान बॉलीवुड नेता अमिताभ बच्चन को दिया गया दोस्तों। और यह पुरस्कार की तीसरी श्रेणी है जब दीनानाथ मंगेशकर के नाम पर यह पुरस्कार दिया गया है। प्रथम दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था दोस्तों। लता मंगेशकर जी के मरने के बाद उन दीनानाथ फाउंडेशन की तरफ से यह पुरस्कार की शुरुआत की गई। तो प्रथम लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। द्वितीय यह पुरस्कार आशा भोसले जी को दिया गया था। और तृतीय पुरस्कार अमिताभ बच्चन जी को प्रदान किया गया है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा जी को दिया गया है दोस्तों। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड उनके मेमोरियल ट्रस्ट के तौर पर दिया जाता है। और रतन टाटा जी अब हमारे बीच में नहीं है, आप उनको अच्छी तरह से जान रहे होंगे। भारत के स्टील किंग के तौर पर जाने जाते हैं। उनका डिपार्टमेंट, उनकी जो टाटा सोसाइटी है, टाटा ट्रस्ट है, वो भारत में नमक से लेकर हवाई जहाज तक बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है दोस्तों। और टाटा को एक अच्छी ऊंचाइयों तक, एक बड़ी ब्रांड तक पहुंचाने में रतन टाटा जी कितना योगदान है, आप उनको, और कितना सहज दिल वाले व्यक्ति रहे हैं, उनको आप जानते हैं। हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। जहाँ भी होंगे वो बहुत खुशहाल होंगे, बहुत एक तरह से समाज के रूप में समर्पित होंगे दोस्तों। ऐसे महान व्यक्तियों को बार बार सलाम करने का दिल करता है दोस्तों। उसके बाद मैं नेक्स्ट, पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दोस्तों, इसमें पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023 और 24 के तौर पर किसे दिया गया है? तो राज्य की 2 हस्तियों को दी गई है। और इसके लिए रितु करिधन श्रीवास्तव को दिया गया है। यह वैज्ञानिक क्षेत्र से इसरो के वैज्ञानिक हैं, और दूसरे उद्यमी हैं नवीन तिवारी जी। उद्यमी मतलब होता है एक बड़े उद्योगपति हैं नवीन तिवारी जी, उन्हें दिया गया है। और वैज्ञानिक क्षेत्र में रितु करिधन श्रीवास्तव को दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ जो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान है वो विज्ञान, कला विज्ञान, खेल, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। और इस प्रकार से आज की जो करंट क्लासेस है वो आपकी समाप्त होती है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो और भी चीज़ें बेहतर करनी होगी वो निश्चित तौर पे की जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो वो नहीं छूटेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। और मैं ये भी उम्मीद आपसे कर रहा हूँ, यदि आप कुछ और बेहतर चाहते होंगे और कुछ चाहते होंगे कि इसमें और बेहतर हो सके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। मुझे संपर्क कर सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मैं आपके सजेशन को, मैं आपकी सलाह को निश्चित तौर पर अहमियत दूंगा। बहुत मैं खुश हूँगा कि आप मुझे कोई सजेशन दे रहे हैं, और हमें और बेहतर बनाने के लिए, और बेहतर करने के लिए, आपके लाइफ को और जल्दी से सक्सेस करने के लिए मुझे कुछ करने का मौका मिलेगा। इस पर भी मुझे गौरव की अनुभूति होगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।